टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फीटर टनर वालों के लिए जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं टेक्निकल बेस पर, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो टॉपिक वाइज हम इस चैनल के माध्यम से कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले एमसीक्यू क्वेश्चन का टाइप 1 अपलोड हो चुका है, तो जिन लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी हैं वे जाकर इसके पहले वाली वीडियो अवश्य देखें, जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग की जो टॉपिक चल रही है एमसीक्यू की, वह है सेफ्टी रिलेटेड से। जी हाँ दोस्तों, सेफ्टी प्रिकॉशन से जो हमारी टॉपिक चल रही है उसका यह दूसरा वीडियो है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाएं। तो आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके पहले हम लोगों ने कवर किया था बहुत सारे क्वेश्चन को जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रश्न बोल रहा है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित सप्ताह की संख्या के अनुसार यह 7 दिनों की अवधि है जो निम्न की मध्य रात्रि से प्रारंभ होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो सप्ताह की अवधि है वह 7 दिनों की रखी है। यह किसके अनुसार सप्ताह की 7 दिनों की अवधि है दोस्तों? उन फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार यह व्याख्या किया गया है कि जो हमारी वर्किंग टाइम होगी या वर्किंग डे जो होगा वह 7 दिनों का होगा। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो 7 दिनों का सप्ताह होता है या 7 दिनों का जो दिन होता है वह निम्न में से किस दिन की मध्य रात्रि से स्टार्ट होता है? तो दोस्तों, सोमवार की मध्य रात्रि से क्या होता है, हमारा दिन जो है वह स्टार्ट होता है। अर्थात सोमवार की मध्य रात्रि से हमारा दिन काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। जैसा कि आपको एक्सप्लेन भी किया गया है, फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित सप्ताह की व्याख्या के अनुसार यह 7 दिनों की अवधि है जो सोमवार की मध्य रात्रि से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके पास कि निम्न में से कौन दुर्घटना की रोकथाम में सहायक है? जैसा कि आप जानते हैं कि सेफ्टी कितना महत्वपूर्ण है। फिटर, टनर या मैशनिस्ट या फिर कोई ट्रेड हो, कहीं भी आप वर्क करें उसके लिए सेफ्टी बहुत अनिवार्य है। अगर सेफ्टी नहीं है आपके पास, सेफ्टी प्रिकॉशन की जानकारी नहीं है या सेफ्टी प्रिकॉशन के अनुसार आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना मतलब दोस्तों या तो आपको नुकसान हो सकता है या फिर जो वर्क आप कर रहे हैं उसका नुकसान हो सकता है। तो वही पूछ रहा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी दुर्घटना की रोकथाम में सहायक है? जैसा कि आपको पता है कि स्वचालित सुरक्षा गार्ड, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड, ट्रिप सुरक्षा गार्ड, यह मशीन सेफ्टी से रिलेटेड है दोस्तों। मशीन सेफ्टी से रिलेटेड है, उसके बारे में पूछ रहा है कि मशीन सेफ्टी पर जब आप वर्क कर रहे हैं तो इनमें से कौन सी दुर्घटना की रोकथाम के लिए सर्वोत्तम है? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ऑटोमेटिक सेफ्टी गार्ड भी हमारी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इंटरलॉक सेफ्टी गार्ड भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ट्रिप सेफ्टी गार्ड भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थात स्वचालित सुरक्षा गार्ड अगर ना हो तो दुर्घटना हो सकती है, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड ना हो तो दुर्घटना हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर ट्रिप सेफ्टी गार्ड नहीं है तो भी दुर्घटना क्या होगी, हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। जैसा कि आपको एक्सप्लेन भी किया गया है, औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं। कौन कौन से दोस्तों स्वचालित उपाय? वो हैं आपके स्वचालित सुरक्षित गार्ड, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड और ट्रिप सुरक्षा गार्ड। यह हमारे मशीन सेफ्टी से रिलेटेड है दोस्तों। जब आप मशीन पर वर्क करें तो आपको खास ध्यान रखना है कार्य करने के पहले कि उसमें आप चेक करें कि उसमें सुरक्षा गार्ड लगे हैं, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड हैं या फिर ट्रिप सुरक्षा गार्ड हैं या नहीं। अगर ना हो तो आप उस मशीन पर वर्क ना करें। नेक्स्ट दोस्तों, प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं? बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू इंडस्ट्रियल हैजार्ड एंड काउज एक्सीडेंट? निम्न में से कौन सी औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं? जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी दुर्घटना होती है वो बहुत कारणों से हो सकती है। जैसे आपका रुचि नहीं है कार्य करने में, या फिर आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है। ये सब क्या है दोस्तों, दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। तो निम्न में से कौन सा औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं? तो शोर एवं कंपन। जैसा कि आपको पता है, जहाँ पर शोर अधिक होगा, कंपन अधिक होगा, वहाँ पर क्या होगा, हमारा दुर्घटना हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, खराब लाइटिंग एंड फ्लोर वेंटिलेटर। जैसा कि आपको पता है, खराब लाइट और खराब वायु आवागमन,
यह भी आपके लिए दुर्घटना का कारण सिद्ध होता है। तथा साथ ही साथ दोस्तों हीट और ह्यूमिडिटी, उष्मा और आर्द्रता अगर अधिक है, उष्मा और आर्द्रता अधिक है तो हमारा क्या होगा, दुर्घटना हो जाएगा। तो ये सारे दुर्घटना के ही कारण हैं। निम्न में से कौन सी औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं? तो शोर और कंपन अगर ज़्यादा जहाँ होगा वहाँ पर क्या होगा, जॉब खराब हो सकता है, साथ ही साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है, या टूल खराब हो जाएगा, या आपको चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है जिससे आपका क्या हो, मटेरियल रिजेक्ट हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर खराब लाइटिंग है या फिर वायु का आवागमन नहीं है, उससे भी हमारा क्या होगा, दुर्घटना हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों हीट और ह्यूमिडिटी के कारण भी हमारा दुर्घटना हो जाती है। ठीक है, औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, इसके पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 लागू होता है। जैसा कि आप जानते हैं बॉयलर से रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत कम पूछे जाते हैं फिटर टर्नर और मशीनिस्ट वालों के लिए, यह बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सेफ्टी रिलेटेड में या सेफ्टी प्रिकॉशन में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 लागू होता है, किस पर लागू होता है दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं कि बॉयलर अधिनियम 1923 जो लागू होता है वह 100 लीटर से अधिक क्षमता वाले बॉयलर पर लागू होता है। जिस बॉयलर की क्षमता 100 लीटर से अधिक हो, 100 लीटर से अधिक क्षमता वाले बॉयलर पर हमारा बॉयलर अधिनियम 1923 लागू होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सी युक्ति सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग की जाती है? जैसा कि आप जानते हैं कि लोग सुरक्षा का पालन कब करेंगे, जब उन्हें उस्काया जाएगा या फिर आप कह सकते हैं प्रोत्साहन दिया जाएगा, उन्हें वैसा मोटिव किया जाएगा जिससे क्या करें, वह जागरूक हों सुरक्षा को लेकर। उन्हें मोटिव किया जाता है दोस्तों सुरक्षा को लेकर। हमेशा कहीं भी आप जाएंगे, कोई भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पर देखा जाएगा कि मोटिव कुछ लिखे रहते हैं, कुछ भी आपको ऐसा वर्ड लिखा रहेगा जिससे आप क्या हो, जागरूक होते हैं। तो अत्यधिक जुर्माना लगाएंगे तो क्या कोई प्रोत्साहित होगा? नहीं होगा, कोई उत्सुक नहीं होगा कि हम सुरक्षा का पालन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अत्यधिक जुर्माना लगाएंगे तो कोई प्रोत्साहित नहीं होगा कि हम सुरक्षा के नियम का पालन करें। साथ ही साथ दोस्तों प्रचार वाक्यों का लिखना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रचार वाक्यों का लिखना हमारा क्या करता है, सुरक्षा के नियमों को पालन करने में मदद करवाता है। साथ ही साथ दोस्तों कार्य रोक देना, ऐसा तो संभव है नहीं, आप वर्क तो रोक नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जो सेफ्टी रूल्स पालन करने हैं उन्हें अगर हमें बढ़ावा देना है, उन्हें हमें क्या करना है दोस्तों, बढ़ावा देना है, या फिर वर्करों को वो क्या करना है, नियम का पालन करवाना है, तो हमें प्रचार वाक्यों को लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि लोग प्रचार वाक्यों को पढ़ें और उसे क्या करें, अपने दिनचर्या में या फिर अपने वर्क में उसे प्रयोग में लाएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है प्रचार युक्ति को लिखना सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रचार वाक्यों को लिखकर आप देखे भी होंगे, इंडस्ट्री में अगर जाते होंगे तो आप देखे भी होंगे कि बहुत सारे वाक्य लिखे रहते हैं, जिससे क्या होती हैं दोस्तों, सभी लोग सुरक्षा के नियमों को आसानी से पालन कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, आग को निम्न में से किस वर्ग में रखा गया है? आग को निम्न में से किस वर्ग में रखा गया है? तो 4 श्रेणी में बांटा गया है। जो फायर होती है दोस्तों, जो फायर होती है उसको 4 भागों में बांटा गया है। तो बात कर लेते हैं हम फायर लगती कैसे है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आग लगने के लिए 3 मुख्य तत्व होते हैं, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। फ्यूल हो गया, हीट हो गई एंड ऑक्सीजन हो गया। इन तीनों में से किसी एक को अगर हम हटा देंगे तो क्या होगी, आग बुझ जाएगी। अगर यह तीनों उपस्थित है, फ्यूल भी है, हीट भी है और ऑक्सीजन भी है, तो वहाँ पर आसानी से क्या होगी, आग लग जाएगी। तो वही बात कर रहा है कि दोस्तों आग को निम्न में से किस वर्ग में रखा गया है या कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं आग को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। किसमें दोस्तों, 4 भागों में। कौन? ए, बी, सी और डी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था कि क्लास ए श्रेणी की जो फायर होती है उसे कार्बोनेशियस फायर कहते हैं, जो लकड़ी में लग सकती है, वुड में लग सकती है और किस में लग जाएगी दोस्तों, कपड़े में लग सकती है और कागज में लग सकती है, जो कार्बोनेशियस फायर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बी श्रेणी, जो तेलीय पदार्थ फ्लेमेबल लिक्विड में लगती है। क्लास बी जो फायर है वह फ्लेमेबल लिक्विड में लग सकती है। क्लास सी फ्लेमेबल गैस,
क्लास डी दोस्तों किसमें, विद्युत में लग सकती है या फिर मेटल में लग सकती है। फ्लेमेबल मेटल जो है, फ्लेमेबल मेटल हो उसमें, और विद्युत में, इलेक्ट्रिक में जो हमारी आग लगती है उसे क्लास डी की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, उसी से रिलेटेड प्रश्न नीचे दिए गए हैं जो आप आसानी से हल कर पाएंगे कि क्लास ए जो वर्ग ए में लगी आग आती है किससे, किस में आएगी, तो लकड़ी कागज में आएगी। ठीक है, जैसा कि आपको एक्सप्लेन भी किया गया है, वर्ग ए में जो होती है वो कार्बोनेसिस फायर होती है। क्लास ए फायर को हम कार्बोनेसिस फायर भी कहते हैं। ठीक है, जलने वाले जो पदार्थ हैं क्लास ए फायर में जो जलने वाले पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं, लकड़ी है, पेपर है, कपड़ा है, रबड़ है, कुछ अन्य प्लास्टिक्स भी कार्बोनेसियस फायर या फिर क्लास ए फायर के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम आग बुझाने के लिए। मान लीजिए क्लास ए फायर लग चुकी है, कपड़े में लग गई या फिर किसी मॉल वगैरह में लग गई है, तो वहाँ पर बुझाने के लिए किसका हम प्रयोग करेंगे, आग बुझाने के लिए हम क्लास ए वाली फायर के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो क्लास ए फायर को आग बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर वाली बाल्टी लेते हैं। क्या करते हैं, प्रेशर वाली बाल्टी लेंगे, या फिर फोम फायर एक्सटिंग्विशर लेंगे, या फिर मल्टीपर्पज जो ABC आता है, मल्टीपर्पज का फायर एक्सटिंग्विशर। जी हाँ दोस्तों, क्लास जो होता है ABC एक्सटिंग्विशर वह मल्टीपर्पज के लिए होता है, वह आप किसी भी फायर में आप आसानी से उसे यूज कर सकते हैं, इसलिए उसे मल्टीपर्पज नाम दिया गया है। तो A, B और C ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है दोस्तों, ABC ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर यह है मल्टीपर्पज एक्सटिंग्विशर है। यह किसी फायर में आप आसानी से इसे यूज कर सकते हैं, चाहे क्लास ए में लगी हो, बी में लगी हो, या फिर सी में लगी हो, या फिर डी में लगी हो। अगर कोई एक्सटिंग्विशर मौजूद नहीं है तो आप क्लास सभी के लिए ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों क्लास बी की फायर। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुका हूं कि क्लास बी की फायर जो होती है वह तरल पदार्थों में लगती है। किसमें दोस्तों, तरल पदार्थों में, फ्लेमेबल लिक्विड्स में लगती है। तो बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की दोस्तों। तो क्लास इसका आंसर तो सी होगा कि वर्ग बी में लगी आग किसके अंतर्गत आती है, वर्ग बी की आग जो है वह फ्लेमेबल लिक्विड्स में लगती है। ठीक है दोस्तों, वर्ग बी में तेलीय पदार्थ अर्थात फ्लेमेबल लिक्विड में लगती है जो निम्न है। कौन कौन से हैं फ्लेमेबल लिक्विड दोस्तों, गैसोलीन है, मिट्टी का तेल है, पेंट है, थीनर है, प्रोपेन है, या फिर कोई भी तेल हो जो आग पकड़ता है। मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पेंट हो गया, थीनर हो गया और प्रोपेन हो गया। ये सब किस में आते हैं दोस्तों, फ्लेमेबल लिक्विड्स में आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्लास सी श्रेणी में रखे हैं। किस में रखे हैं, क्लास बी श्रेणी में रखा गया फ्लेमेबल लिक्विड्स को। अब बात करते हैं दोस्तों इसके एक्सटिंग्विशर की। जैसा कि आप बात जानते हैं कि वर्ग बी आग बुझाने के लिए आग से ऑक्सीजन को दूर करके ज्वलनशील लिक्विड को बुझाएं। मतलब क्या दोस्तों कि अगर फ्यूल तो मौजूद है, हीट भी मौजूद है, अगर आप ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, ऑक्सीजन को नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या होगी, आग हमारी आसानी से बुझ जाएगी। इस प्रकार खतरनाक भागों को एक्सटिंग्विशर पॉइंट पर पहुंचने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि क्लास डी की फायर। क्लास डी फायर जैसा कि आपको पता है मेटल में लग सकती है या फिर इलेक्ट्रिक में लग सकती है, तो जो ऑप्शन दिया रहेगा उसके अनुसार आपको जाना होगा। यहाँ बोल रहा है कि वर्ग डी, क्लास डी में जो आग लगती है वह किस श्रेणी में आती है, तो विद्युत में लगी आग दोस्तों, विद्युत में लगी आग क्लास डी श्रेणी में आती है। अब बात कर लेते हैं क्लास डी की। तो क्लास डी की फायर लग चुकी है। ठीक है दोस्तों, क्लास डी की फायर लग चुकी है तो उसे बुझाने के लिए किस काम प्रयोग करेंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं क्लास डी की फायर अर्थात इलेक्ट्रिक में अगर आग लग चुकी है तो उसके लिए हम जो फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं वह है सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम क्लास डी की फायर अर्थात विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लास जो डी आती है, क्लास डी या फिर विद्युत में लगी आग, क्लास डी या फिर विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड है क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर है क्या। जैसा कि आप जानते हैं इस फायर में कार्बन टेट्राक्लोराइड
तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन होता है। क्या होता है दोस्तों? कार्बन टेट्राक्लोराइड तो होता ही है, साथ ही साथ दोस्तों ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन होता है। ठीक है दोस्तों, ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन होता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो हमारा सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें सीटीसी के अलावा और कौन से तत्व मिले होते हैं। तो कौन से तत्व मिले हैं दोस्तों? ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, उसमें क्या होता है? भरा रहता है, मिक्स करके भरा रहता है। इससे विद्युत की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके जो रसायन है विद्युत के कुचालक होते हैं। जो ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन है, इसके जो रसायन होते हैं, इसमें जो रासायनिक पदार्थ हैं ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, यह क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यह उसे क्या करते हैं? आसानी से बुझा पाते हैं। क्लास डी में अर्थात विद्युत में लगी आग को आसानी से बुझा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गैस में लगी आग। इसमें दोस्तों गैस में लगी आग किस श्रेणी में आती है? क्लास सी में। गैस में लगी आग फ्लेमेबल गैसेस, याद है ना? क्लास ए में लगी आग किस में आएगी? वुड पेपर, जो कार्बोनेशियस फायर होती है। क्लास बी फ्लेमेबल लिक्विड, क्लास सी गैस। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि गैस में लगी आग निम्न में से किससे बुझाया जा सकता है? गैस में लगी आग किससे बुझा सकते हैं हम? ड्राई पाउडर, अग्निशामक के आंसर ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करके हम गैस में लगी आग को आसानी से बुझा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए कि जो हमारा गैस में लगी आग है अर्थात सी श्रेणी की क्लास सी टाइप की जो फायर है वह या उसे बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। हम बात कर लेते हैं ड्राई पाउडर के बारे में दोस्तों कुछ। तो ड्राई पाउडर या भी स्टोर प्रेशर टाइप या फिर गैस कार्टेज टाइप होते हैं या वाटर फील्ड की तरह ही होते हैं। ठीक है, अंतर सिर्फ नोजल की होती है। अंतर की क्या होती है दोस्तों? सिर्फ नोजल की होती है। इनका प्रयोग हम क्लासिफायर को बुझाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? CO2 दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि CO2 का हम प्रयोग करते हैं क्लास डी की फायर में, अर्थात मेटल पर लगी आग हो या फिर विद्युत में लगी आग हो। कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी प्रयोग करके अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड वाली फायर एक्सटिंग्विशर जो होती है उसका प्रयोग करके हम क्लास डी की फायर को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, बुझा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके हम क्लास डी की फायर को, किसको दोस्तों? क्लास डी की फायर को बुझा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर का प्रयोग इलेक्ट्रिक फायर में किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। प्राय प्लंजर टाइप होते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन गैस के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर को बाहर निकाला जाता है। यह आग क्लास डी श्रेणी को बुझाने में क्या है? सक्षम है। ठीक है दोस्तों, क्लास डी की फायर को बुझाने के लिए सक्षम है कौन 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 दोस्तों? याद है आपको? वह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर की। किसकी दोस्तों? फोम फायर एक्सटिंग्विशर क्लास बी को बुझाने के लिए सक्षम है। फोम फायर एक्सटिंग्विशर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग की आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो क्लास बी की फायर के लिए। किसके लिए? क्लास बी की फायर के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों? फोम फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है कि इसके बाहरी इसमें दो कार्टेज होते हैं दोस्तों। फोम फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर दो कार्टेज होते हैं। ठीक है, दो कार्टेज हैं। ठीक है, एक ये है कार्टेज, इसमें कुछ मेटल भरे होते हैं और एक कार्टेज है इसमें कुछ मेटल भरे होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है इसके बाहरी कंटेनर में, ये जो इसका बाहरी कंटेनर है इसमें क्या होता है? सोडा बाइकार्बोनेट। क्या होता है दोस्तों? सोडा बाइकार्बोनेट का घोल बाहरी कंटेनर में, या बाहरी कंटेनर इसमें सोडा बाइकार्बोनेट का घोल होता है, तथा अंदरूनी कंटेनर जो है, अंदरूनी वाला जो कंटेनर है इसमें क्या भरा होता है? एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बाहर में, सोडियम बाइकार्बोनेट बाहर वाले कंटेनर में, और अंदर वाले कंटेनर में कौन सा होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट होता है।
अंदर वाले कंटेनर में एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल होता है। ठीक है, इसके बॉडी पर लगभग 100 मिलीमीटर साइज का एक भूरे रंग का हाथ बना होता है। यह पहचान के लिए दोस्तों, इतना कुछ आपको ज्ञानी नहीं बनना है, बस आपको ध्यान में यह रखना है कि इससे किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इससे यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर किसके लिए प्रयोग होता है, तो यह तो आसान सा प्रश्न है, क्लास बी फायर के लिए प्रयोग होता है। साथ ही साथ दोस्तों अधिकतर यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसमें जो कंटेनर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दो कंटेनर होते हैं, एक बाहर और एक भीतर। तो बाहर वाले कंटेनर में कौन सा पदार्थ भरा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट। और अंदर वाले कंटेनर में एल्यूमिनियम सल्फेट भरा होता है, अंदर वाले कंटेनर में एल्यूमिनियम सल्फेट बना होता है। पहचान के लिए दोस्तों भूरे रंग का हाथ, ठीक है, भूरे रंग का क्या होता है, हाथ बना होता है, इस पर भूरे रंग का क्या होगा, हाथ बना होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए। प्रश्न है दोस्तों, वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए, तो बिजली का मेन तुरंत बंद कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों, बिजली का जो मेन स्विच है या मेन लाइन जहाँ से सप्लाई हुई है पूरे वर्कशॉप में, उसे क्या करनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, वर्कशॉप में आग लगने पर बिजली का मेन स्विच बंद कर देना चाहिए, तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर वर्कशॉप में आग लग गई है तो हमें बिजली का जो मेन स्विच है उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए, उसके बाद बाहर निकलकर फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यदि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो क्या करेंगे, भगदड़ न मचाएं। ठीक है दोस्तों, सही बात है। अगर मान लीजिए आप वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं तो बिजली अचानक चली जाती है, जिससे क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। जिससे क्या होता है बाब, अंधेरा छा जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से जो उपाय हैं उसे अपनाने चाहिए, तो भगदड़ नहीं मचाना चाहिए। पहला काम, भगदड़ न मचाएं। साथ ही साथ दोस्तों वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करें, जैसे किसी के पास मोबाइल हो तो फ्लैश ऑन कर दें, सभी के पास अधिकतर मोबाइल होती ही है ये, तो क्या करें, फ्लैश ऑन कर दें, अपने अपने क्या हो, वैकल्पिक। यह क्या है दोस्तों, वैकल्पिक रोशनी है, अर्थात फ्लैश ऑन कर दें। साथ ही साथ दोस्तों बाहर निकलना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करें, अगर बाहर निकलना हो तो सीढ़ियाँ का प्रयोग करना है, ना कि कूद जाएं। ठीक है दोस्तों, बाहर निकलने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, सीढ़ियों का आसानी से प्रयोग करके हम बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, सबसे मेन फोकस दोस्तों यह है कि भगदड़ न मचाएं, वहां पर शोर न मचाएं, तथा वैकल्पिक रोशनी अर्थात फ्लैश ऑन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, हैमर का प्रयोग करते समय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यह क्वेश्चन में अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं वह कंफ्यूज रहते हैं कि जब हम हैमर का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो नज़र है वह किस पर रखनी चाहिए। दोस्तों यह दुर्घटना का कारण बन सकता है। दोस्तों अगर आप हैमरिंग कर रहे हैं, छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, मान लीजिए आप हैमरिंग कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो नज़र होती है किस पर रहनी चाहिए, तो दोस्तों जॉब पर होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए, जॉब पर होनी चाहिए, ना कि चीजल के हेड पर। चीजल के हेड पर हमें कभी ध्यान नहीं रखना चाहिए। ठीक है, किस पर रखनी चाहिए दोस्तों, जॉब पर रखनी चाहिए। हमारी जो नज़र होगी किस पर होगी, ये जॉब पर होगी। ठीक है, हैमरिंग करते समय हमारी जो नज़र होगी वह जॉब पर रखनी चाहिए, तभी आप जॉब पर सही सही कार्य कर सकते हैं। अगर मान लीजिए चीजल हेड पर आपने नज़र रखी और हमें चीजलिंग यहाँ करनी है और हमने तो ध्यान इस पर दिया है, इसके हेड पर, और चीजल क्या हुई, यहाँ पर आके बैठ गई है, तो कटिंग कहाँ करेगा, यह वाला मेटल हमारा कट जाएगा, जो हमें नहीं काटना चाहिए था। इसलिए हमें ध्यान कहाँ देना होता है, इसलिए हमें ध्यान हमेशा जॉब पर रखना होता है। अर्थात मान लीजिए इसको आपको कटिंग करनी है, इस पीस को हमें कटिंग करनी है, यहाँ से इसको अलग करना है। ठीक है, तो हमें नज़र हमेशा हैमरिंग करते समय इस पर रखनी चाहिए। ठीक है, हमेशा चीजल के जो जहाँ कटिंग करनी है या जॉब पर रखनी चाहिए। इससे क्या होगा, जहाँ हमें कटिंग करनी हो केवल वही मेटल रिमूव होगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर बाय द वे हम चीजल के हेड पर मान लीजिए अपनी नज़र रख लिए हैं तो क्या होगा, यहाँ से कटिंग हो सकता है, कहीं भी कटिंग हो सकती है चीजल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यह बहुत
बहुत लोगों में देखी जाती है कि सांस की बहुत सारे लोगों में असुविधा होती है, तो उसके लिए फिल्टर रेस्पिरेशन का प्रयोग करना चाहिए। फिल्टर रेस्पिरेटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? फिल्टर रेस्पिरेटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए, किससे दोस्तों? सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए हम कृत्रिम श्वसन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कृत्रिम श्वसन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, दुर्घटना के कारण आप जानते हैं कि हमें तो थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घट सकती है। ठीक है दोस्तों, सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाती है। इसलिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का कारण नहीं है। कौन सा कारण दुर्घटना का कारण नहीं है? खतरे के प्रति असावधानी। ठीक है दोस्तों, खतरे के प्रति असावधानी यह तो दुर्घटना का कारण है। खतरे के प्रति असावधानी, अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ खतरा है, यहाँ पर खतरा है, उसके बाद भी आप असावधानी बरत रहे हैं, सावधानी नहीं रख रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? दुर्घटना हो जाएगा। लेकिन इन्होंने पूछा है कि दुर्घटना का कारण नहीं है। ठीक है, इससे ध्यान रखिए इस मार्क को कि नॉट पूछा है, इसमें नॉट दिया गया, दुर्घटना का कारण नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों लापरवाही है, तो दुर्घटना का कारण है। साथ ही साथ दोस्तों उपकरणों का गलत प्रयोग भी हमारा दुर्घटना का कारण बनता है। अब बात करते हैं दोस्तों सुरक्षा का आदर अगर हम कर रहे हैं, तो दुर्घटना होगी? नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो वही पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। अगर आप सुरक्षा का पालन कर रहे हैं, सुरक्षा का आदर कर रहे हैं, सुरक्षा का पालन कर रहे हैं, तो दुर्घटना नहीं हो सकती है। ठीक है, अब दोस्तों हम कल बात करेंगे सिंबल के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम एंड स्टे सेफ।